Welcome everyone. Welcome to the new session of covering entire polity through the real text of the Constitution. एंड आपकी स्क्रीन पे जो चीज़ दिख रही है ये भाई साहब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, रियल टेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उसके रियल टेक्स्ट के थ्रू और केस लॉज के थ्रू और वेरियस अदर स्टेट्यूटरी प्रोविजंस के थ्रू पूरी पॉलिटी को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने का हमारा ये इनिशिएटिव है। डेली आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम सारी चीज़ें कवर कर चुके थे, ठीक है। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज ऑफ पार्लियामेंट, इसमें ना सिर्फ हमने कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन देखी, बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में क्या डिसक्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशंस दी गई है, सेक्शन 8 ऑफ आरपीए एक्ट एंड सेक्शन, ठीक है, अदर सेक्शन 100 एटसेट्रा, उनको भी हमने पिछले कल वो सारी चीज़ें देखी। सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 9A, सेक्शन 10, वो सब हमने यहाँ पे देखा था पिछले कल। पिछला सेक्शन एक बार देखिएगा। और साथ में, ठीक है, जो नए लर्नर हैं उन्हें बता दें कि जब हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, जब हम यूनियन ऑफ इंडिया देख रहे हैं, तो हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी साइमल्टेनियसली देख रहे हैं। तो वही प्रोविज़न, कॉरिस्पॉन्डिंग प्रोविज़न जो पार्लियामेंट के रेफरेंस में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वही प्रोविज़न स्टेट लेजिस्लेचर के रेफरेंस में लगभग वैसे प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही है। एम लक्ष्मीकांत के 2 मोटे चैप्टर एक साथ यहाँ पे कवर हो रहे हैं। 3 सेशन ये पूरे रहेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पे। एक ऑलरेडी पिछले कल हो चुका है, एक अभी होगा और एक कल आने वाला है, ठीक है। शुरू करते हैं। 85th जो आर्टिकल है ये क्या कहता है भैया, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। अभी तक हमने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज और स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेज कॉन्स्टिट्यूट कर दिए हैं। उनके मेंबर्स कौन होंगे ये डिसाइड कर लिया है। मेंबर कैसे चूज किए जाएंगे डिसाइड कर लिया है। अभी तक हमने देख लिया है कि मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन क्या होगी। सब चीज़ें अभी तक हम देख चुके हैं। अब मान लो हमने इलेक्ट कर दिया मेंबर, अब हमने समन करना है पार्लियामेंट को। समन करना है पार्लियामेंट को सेशंस के लिए। कौन समन करेगा? एज पर 85 आर्टिकल, ठीक है, 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये आर्टिकल ध्यान में रखना है, 174 आर्टिकल, इसे आप याद रख लेना मेंस के लिए। वाई? क्योंकि गवर्नर की पावर टू समन द स्टेट लेजिस्लेचर, और उसके बाद ये वाला खास तौर पे, ठीक है, स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर, आर्टिकल 176 तो आपने याद रखना ही रखना है। क्योंकि जो तमिलनाडु के गवर्नर है ना, उनके जो, ठीक है, जो तमिलनाडु गवर्नर और तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच काफ़ी सारी टसल्स चली हुई है। वन ऑफ द टसल इज विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल एड्रेस ऑफ गवर्नर। गवर्नर ने, तमिलनाडु के गवर्नर ने काफ़ी सारे ऐसे, ठीक है, जो गवर्नर का एड्रेस प्रिपेयर नॉर्मली किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। सो लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि तमिलनाडु के गवर्नर ने स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रिपेयर किया गया उनका एड्रेस था, उन एड्रेस में से, उस एड्रेस में से कुछ एक वर्ड्स को स्किप कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट देर वॉज ए कॉन्ट्रोवर्सी एंड बाय रीजन ऑफ दैट देर कैन बी ए क्वेश्चन इन योर मेंस एग्जाम एज वेल। तो आर्टिकल 85 एंड कॉरिस्पॉन्डिंग आर्टिकल 174 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर क्या कहता है कि भैया पार्लियामेंट को समन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट, अगर फ्रेश पार्लियामेंट इलेक्ट हो चुकी है, ठीक है, तो पार्लियामेंट को समन कौन करेगा? हाँ, प्रेसिडेंट उन्हें समन करेंगे, है ना। कहाँ समन करेंगे? मीटअप करने के लिए पार्लियामेंट की मीटिंग की प्लेस भी कौन डिसाइड करेंगे? प्रेसिडेंट। तो नॉर्मली जो पार्लियामेंट हाउस है, प्रेसिडेंट वहीं पे डिसाइड करते हैं कि इस जगह पे आकर के आपने सबने मिलना है, ठीक है, वहाँ पे आकर के आपने अपना सेशन लेना है। टाइम भी और ड्यूरेशन भी कौन डिसाइड करेंगे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करेंगे क्या? नो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करेंगे। यहाँ पे आपका जो आर्टिकल 74 है उसके प्रोविजन यहाँ पे लागू होते हैं। सेम चलता है आपका गवर्नर के लिए, ठीक है, सेम चलता है गवर्नर के लिए। लेकिन बहुत सारे स्टेट के गवर्नर्स ने, है ना, बहुत बार जो हाउस है, ठीक है, उसे समन नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगेन तमिलनाडु के जो स्टेट गवर्नर है, उन्होंने हाउस को समन ही नहीं किया उस डेट पे जब रिकमेंड किया गया था, बाय वर्च्यू ऑफ वन थिंग कि जो, ठीक है, जो गवर्नर के रिस्पेक्ट में डिस्क्रिशनरी पावर है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नर शैल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट व्हेन ही इज रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन हिज डिस्क्रिशन।
तो ये डिस्क्रिशन वाली बात गवर्नर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। तो गवर्नर कहीं पे भी जाकर के बोल देता है आजकल का गवर्नर कि नहीं नहीं ये तो मैं अपने डिस्क्रिशन से करूँगा, फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ता है बार बार। ठीक है, अभी रिसेंट इंटरवेंशन विद रिस्पेक्ट टू 10 लॉज जो कि विदाउट इवन कंसेंट ऑफ द गवर्नर वो लॉ बना दिए गए, उस केस को भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, अगेन वही तमिलनाडु का ही केस था, तमिलनाडु हर जगह छाया हुआ है इन मामलों में। इन अ नटशेल पार्लियामेंट को समन कौन करेगा? प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में गवर्नर। ठीक है, कहाँ समन करेगा, प्लेस कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में गवर्नर। टाइम कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। ड्यूरेशन कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में वो सब गवर्नर चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन उन्होंने 2021 में यहां से बनाया था। दिस वॉज अ PYQ कि क्या सारे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी स्टेटमेंट ये थी, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट एवरी ईयर। नो, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बस एक प्रोविजन दिया गया है कि जो 2 सेशंस हैं उनके बीच का जो इंटरवीनिंग टाइम है, जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड उन 2 सेशंस के बीच का 6 मंथ्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 मंथ्स से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो क्लॉज लाया गया है ये भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है। ये क्लैरिटी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाई गई है। 6 मंथ्स वाला ये जो प्रोविजन है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये इसमें डाला गया। अगली बात, प्रेसिडेंट प्रोरोग भी कर सकते हैं हाउस को। प्रोरोगेशन मीन्स कि हाउस को जैसे आपने समन किया वैसे ही हाउस के पूरे सेशन को एंड कर देना। एक होता है मीटिंग, एक होता है हाउस की एक मीटिंग। तो उस मीटिंग को अगर एडजॉर्न करना है, हाउस को अगर एडजॉर्न करना है, एडजॉर्नमेंट करना है, एडजॉर्नमेंट मीन्स मीटिंग को, है ना, विदाउट एंडिंग द एंटायर सेशन, हाउस की मीटिंग को अगर आप सस्पेंड कर रहे हो उसे कहते हैं एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्न कौन करेगा? स्पीकर या चेयरमैन। लेकिन प्रोरोग कौन करेगा? प्रेसिडेंट। प्रोरोगेशन मीन्स एंड ऑफ द सेशन, वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। या फिर डिसॉल्व भी कौन करेगा हाउस को? दैट इज हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस, ये भी प्रेसिडेंट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ गए? और सेम प्रोविजन लागू होता है स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ बार बार एक ही चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, वही बात गवर्नर के रिस्पेक्ट में और स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में लिखी गई है। फिर आता है कि राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड द मैसेज टू द पार्लियामेंट, सेक्शन 86 यहां पे और सेक्शन 175 स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में, कि प्रेसिडेंट के पास और स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर के पास ये राइट होगा कि वो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ज्वाइंटली उन्हें एड्रेस कर सकते हैं या फिर कोई भी मैसेज उसमें सेंड कर सकते हैं। कह सकते हैं कि मेरा ये मैसेज वहां डिलीवर करो, बस इतना प्रोविजन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। अगली बात, स्पेशल एड्रेसेस बाय द प्रेसिडेंट। इनिशियली क्या प्रोविजन था? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था कि प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में गवर्नर, राज प्रमुख, इनिशियली उसे राज प्रमुख कहते थे गवर्नर को। आफ्टर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उसे, है ना, गवर्नर वहां पे कहा गया। गवर्नर और राज प्रमुख जो वर्ड है वो वर्ड ही हटा दिया गया। समझ रहे हो? तो ये जो है ना, ये जो प्रोविजन था इनिशियली कि प्रेसिडेंट कितने एड्रेस देगा, इनिशियली प्रोविजन ये था कि जितने भी सेशन होंगे हर एक सेशन में प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा शुरुआत में। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी सेशन प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन था, बट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, अगेन हम सिर्फ 42nd को पढ़ते हैं, हम सिर्फ 42nd को ऐसे पढ़ते हैं कि भैया अमूल चूल बदलाव सिर्फ 42nd से हुए थे। नहीं, वो जो 2023 का क्वेश्चन है ना, पेपर बना हुआ था ना, कि भैया इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जो कि लाया गया टू डू अवे विद सर्टेन जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। What was that जजमेंट? हम ऑलरेडी DK बसु जजमेंट को पढ़ चुके हैं। ठीक है, DK बसु जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आई थी सुप्रीम कोर्ट की, कि एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और जो
जो क्रॉसरोड्स नाम की मैगजीन थी जिसमें डीके बसु लिखा करते थे, इट वाज ए कम्युनिस्ट मैगजीन, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर लिया था। ये सब कहानी हम पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल राइट वाले जब हम आर्टिकल 19 को पढ़ रहे थे, जाकर के वो सेशन देख लो यार। मैं फिर से एक चीज़ को आपको रिपीट नहीं करूँगा। क्रॉसरोड्स की मैगजीन को बंद कर दिया गया था, एंड आरएसएस की जो मैगजीन थी ऑर्गेनाइजर, उसको बंद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की 2 कंसेक्यूटिव जजमेंट्स इसमें आई थी, उसी को डू अवे करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 को अमेंड कर दिया गया। इसमें 3 और रिस्ट्रिक्शन डाली गई, वो क्या थी कमेंट सेक्शन में बताइए आप। वो सब चीज़ें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे एक और अमूलचूल बदलाव ये भी देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये प्रोविजन भी बदला गया कि हर बार प्रेसिडेंट का एड्रेस आपको क्यों करवाना है। प्रोविजन अब ये लाया गया कि जो नया जनरल इलेक्शन हुआ है, नई लोकसभा जो आपकी इलेक्ट हुई है, तो उसका जो पहला सेशन होगा, फ्रेश सेशन, वो प्रेसिडेंट के एड्रेस के साथ शुरू होगा, नई लोकसभा का पहला सेशन। और साल का जो पहला सेशन होगा पार्लियामेंट का, वो भी प्रेसिडेंट के एड्रेस के साथ बिगिन होगा। प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देंगे उसमें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया उस स्पीच पे डिस्कशन के लिए टाइम भी अलॉट किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी गई है। इनफैक्ट ऐसा जो एड्रेस होगा उसके लिए वोट ऑफ थैंक्स एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन लोकसभा, वोट ऑफ थैंक्स पास करना जरूरी है। और अगर ये लोकसभा में पास नहीं होता है वोट ऑफ थैंक्स, तो मान लिया जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपनी मेजॉरिटी लूज कर चुकी है, और ये इसका इफेक्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास होने के बराबर होता है। दैट मीन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। वोट ऑफ थैंक्स पास होना जरूरी है प्रेसिडेंट के एड्रेस के लिए। सेम प्रोविजन आपका 176 में लिखा गया है गवर्नर के रिस्पेक्ट में, स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में। समझ गए? बस इतनी सी बात है, ज्यादा इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगली बात ये होती है, नंबर 1 मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि देयर कैन बी अ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, they can become ministers. Even prime minister for 6 months, 6 महीने का टाइम पीरियड है इवन प्राइम मिनिस्टर के पास भी, कि बिना मेंबर ऑफ हाउस, है ना, किसी भी हाउस का मेंबर बने हुए वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बने रह सकते हैं। कोई भी बंदा। तो अगर वो बोले कि इट इज एसेंशियल टू गेन द मेंबरशिप ऑफ द हाउस टू बिकम अ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नो। बट मान लीजिए कोई ऐसा मेंबर है जो कि मिनिस्टर बना हुआ है लेकिन वो मेंबर ऑफ हाउस है ही नहीं, तो क्या वो हाउस में जाकर के स्पीच दे सकता है? क्या वो हाउस में जाकर के हाउस की प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है? यस। मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जिनको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। ये जो ऑफिसेज हैं इनके पास राइट होता है टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ both houses of the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Take part in both houses of the parliament, speak in both houses of the parliament, and while doing so, the privileges of members of parliament extend to these offices as well. But those privileges do not extend to President of India. Even President of India speaks in the parliament during this session, but that privilege is not extended to President of India. President of India की अपनी अलग privileges है। ऑलरेडी हम आर्टिकल 362 को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो उसको हमें फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पिछले सेशन में वो हम देखे हैं जब हम प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को स्टडी कर रहे थे, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, प्रिविलेजेस भी इनको एक्सटेंड होगी। इंपॉर्टेंट बात ये है, मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, वो दोनों हाउस में जाकर के पार्टिसिपेट तो कर सकता है लेकिन वोट एक में भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो किसी हाउस का मेंबर नहीं है। मान लीजिए कोई मिनिस्टर है, वो लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का मेंबर नहीं है, तो वो लोकसभा में बोल सकता है, स्पीच दे सकता है और साथ में वोट भी दे सकता है, लेकिन राज्यसभा में वो बोल तो सकता है, वोट नहीं दे सकता। अटॉर्नी जनरल कहीं पे भी वोट नहीं दे सकता, बोल हर जगह सकता है।
सेम केस है आपका, समझ रहे हो? इस कॉम्प्लेक्सिटी से वो आपसे सवाल पूछ सकता है। वो बोलेगा कि कैन मिनिस्टर्स वोट इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट? नो, दे कैन वोट ओनली इन द हाउस जिसका वो मेंबर है, और अगर किसी हाउस का मेंबर नहीं है तो वोट वो कहीं नहीं कर सकता है। वाई? बिकॉज ही इज नॉट ए मेंबर, ही इज जस्ट ए मिनिस्टर, जस्ट अ मिनिस्टर। नेक्स्ट आते हैं द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से आगे अब मजे से सुनना, बहुत मजा आएगा। काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपके, है ना, बड़े मस्त क्वेश्चन बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में है। पहली बात, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड विद रिस्पेक्ट टू, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर, सेम प्रोविजन आर्टिकल 178 में है। मतलब यहाँ से 110 पीछे खींचते जाओ, है ना, 110 मतलब ऐसे ये जो भी है ना, यहाँ से, एक मिनट, ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ से आप सॉरी, हाँ, 90 माइनस करते जाओ, है ना, और उसमें +1 करते जाओ। ठीक है, आई थिंक वो एक पैटर्न मैंने कुछ ऐसा बनाया हुआ था, अगर आपको, हाँ, बस, और उसमें फिर +1 करते जाओ तो आपका स्टेट लेजिस्लेचर का सिमिलर प्रोविज़न आपका आ जाता है। समझ रहे हो बात को? तो हाँ, एक मिनट, ये थोड़ा मुझे ये रीओपन करना पड़ेगा। आप 1 मिनट के लिए रुकना, 1 मिनट के लिए आपको रुकना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, यस, हाँ, ये हो गया। आप क्योंकि ये कट कर दो इधर से, तो लीव हो जा, डन, ओके, हाँ। तो सेम प्रोविज़न स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में भी दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात है कि जो चेयरमैन है और जो डेप्यूटी चेयरमैन है, चेयरमैन कौन होगा? राज्यसभा का। राज्यसभा का चेयरमैन होगा भाई साहब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उनका इलेक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कैसे होगा, उनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इलेक्शन कौन करवाएगा, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बट जो स्टेट है ना, जो स्टेट में जो, हाँ, अच्छा, यहाँ सीधा डेप्यूटी स्पीकर का दिया हुआ है। ठीक है, जो, एक मिनट, स्टेट में जो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो वहां पे चेयरमैन को और डेप्यूटी चेयरमैन को चूज किया जाएगा। समझ लो, वहां पे इलेक्शन होगा, क्योंकि स्टेट में कोई भी वाइस प्रेसिडेंट का इक्विवेलेंट नहीं है, तो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों का इलेक्शन किया जाएगा। समझ लो, काउंसिल ऑफ, है ना, स्टेट के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां पे इलेक्शन होगा। यहाँ पे सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ वाइस डेप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन हो रहा है सेंटर में। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, राइट। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपीज, सारे एमपीज पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, इलेक्टोरल कॉलेज में। इंपॉर्टेंट बात है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के जो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे, एज सुन एज मे बी, यहां से वो सवाल बनाएगा कि विद इन 6 मंथ्स क्या काउंसिल ऑफ स्टेट्स का डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्ट होना जरूरी है? इज देयर एनी टाइमलाइन प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्पज? नो, एज सुन एज मे बी द डेप्यूटी चेयरमैन की सीट जो है वहां पे चूज करना जरूरी है। और इसका प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई? क्योंकि जब भी वो आपसे पूछेगा, आजकल न्यूज़ में क्या चलता है कि हमारे सिमिलरली स्पीकर होता है लोकसभा में, डेप्यूटी स्पीकर होता है लोकसभा में। लोकसभा में आजकल डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट है वो वेकेंट चली हुई है। 17th लोकसभा में भी डेप्यूटी स्पीकर चूज ही नहीं किया गया। इस वजह से ऑपोजिशन ने बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया। वो कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि डेप्यूटी स्पीकर को चूज करना तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एज सुन एज मे बी डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन है वो हो जाना चाहिए। बट इलेक्शन के लिए डेट कौन डिटरमाइन करेगा? वो स्पीकर डेट डिटरमाइन करेगा। एज पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाउस, स्पीकर डिटरमाइन करेगा डेट ऑफ इलेक्शन फॉर डेप्यूटी स्पीकर। और स्पीकर ने आज तक वो डेट ऑफ इलेक्शन डिटरमाइन ही नहीं करी, इसलिए इलेक्शन भी नहीं हुआ। स्पीकर है ना, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा केस डेप्यूटी चेयरमैन के केस में भी है? नो। काउंसिल ऑफ स्टेट में जो डेप्यूटी चेयरमैन इलेक्ट होता है उसका और ज्यादा सिंपल प्रोविजन है।
बहुत सिंपल उसका प्रोसीजर है। जैसे ही वैकेंसी आती है डेप्यूटी चेयरमैन में, तो कोई भी एमपी, एनी एमपी कैन प्रपोज द नेम ऑफ अनदर एमपी, दूसरे एमपी के, है ना। एनी एमपी ऑफ राज्यसभा कैन प्रपोज द नेम ऑफ एनी अदर एमपी, और उस प्रपोजल में इस एमपी का भी सिग्नेचर होना चाहिए जिसका उसने नाम प्रपोज किया हुआ है कि भैया आई एम विलिंग टू बिकम द वाइस चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, नंबर 1, है ना। नंबर 2, इस प्रपोजल में एक सेकेंडर का भी सिग्नेचर होना चाहिए। दैट मीन्स टोटल 2 एमपीज किसी अदर एमपी का नाम प्रपोज कर रहे हैं। ऐसे बड़े सारे प्रपोजल आ सकते हैं। अगर बहुत सारे प्रपोजल आए हैं, किसी बहुत सारे नामों के प्रपोजल, तो भैया वोटिंग होगी। अगर नहीं आए हैं, अगर एक ही है, तो भैया, है ना, सबके मत से माना जाएगा कि अनअपोज्ड वो इलेक्ट हुए हैं। क्वेश्चन वो यहां से ये बनाएगा कि क्या हमेशा वोटिंग हुई है डेप्यूटी चेयरमैन के इलेक्शन के लिए? नो, देयर हैव ओनली बिन 4-5 इंस्टांसेस जहां इलेक्शन हुए हैं, बाकी अनअपोज्ड डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो इलेक्ट हुए हैं। सिमिलर, है ना, सिमिलर क्वेश्चन आगे जब हम डेप्यूटी स्पीकर को जब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कहाँ गया वो डेप्यूटी स्पीकर? डेप्यूटी स्पीकर का जो प्रोविजन है, ये देखिए, डेप्यूटी स्पीकर के लिए सिमिलर प्रोविजन है कि स्पीकर जो है, स्पीकर को, हाउस ऑफ स्पीकर को, एज सुन एज मे बी हाउस ऑफ स्पीकर को इलेक्ट किया जाएगा, है ना। और स्पीकर के इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करेंगे कि कब स्पीकर का इलेक्शन होना है। तो स्पीकर का इलेक्शन तो हो जा रहा है, बट डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन का डेट है, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन का डेट कौन डिसाइड कर रहा है? स्पीकर। और 17th और 18th लोकसभा में स्पीकर ने ये डेट ही डिसाइड नहीं करी, इसलिए डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट अभी तक वेकेंट है। डेप्यूटी स्पीकर इनवेरिएबली आफ्टर 1967 समथिंग, ठीक है, उसके बाद से डेप्यूटी स्पीकर की जो है ना, जो पोस्ट है वो फ्रॉम ओपोजिशन ही फिल की गई है। इसीलिए स्पीकर ने मे बी बिकॉज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, है ना, मे बी बिकॉज ऑफ अदर रीजंस, मे बी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट अभी तक वेकेंट है। और डेप्यूटी स्पीकर, इंपॉर्टेंट बात यह है, सवाल वो यहां से ये भी पूछेगा कि क्या हर बार डेप्यूटी स्पीकर के लिए इलेक्शन हुआ है? नो, टिल नाउ ओनली 4 टाइम्स, सिर्फ 4 बार डेप्यूटी स्पीकर के लिए इलेक्शन हुआ है। सिर्फ 4 बार स्पीकर की पोस्ट के लिए भी इलेक्शन हुआ है। डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी, है ना, एक 2 बार इलेक्शन हुआ है, बाकी बहुत बार इलेक्शन नहीं हुआ है उसके लिए, है ना। मेनली ये अनअपोज्ड ही चूज कर लिए जाते हैं कंसेंसस से। स्पीकर के रिस्पेक्ट में वो आपसे पूछ सकता है, क्यों? क्योंकि इस बार जो स्पीकर चुने गए, इंपॉर्टेंट बात है, इस बार जो ओम बिरला स्पीकर चुने गए वो अनअपोज्ड नहीं चुने गए, लास्ट टाइम अनअपोज्ड थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 50 ईयर्स, 50 साल में, पिछले 50 साल में पहली बार स्पीकर की पोस्ट के लिए इलेक्शन हुआ इस बार 18th लोकसभा में। That's why this question becomes important कि क्या हर बार इलेक्शन हुआ है? नो, ओनली 4 टाइम्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया के पास्ट में स्पीकर की पोस्ट के लिए इलेक्शन हुआ है। रेस्ट ऑफ द टाइम्स स्पीकर्स वर चोजन अनअपोज्ड। समझ रहे हो? बस ये थोड़ा सा चीज ध्यान में रखनी है। सेम प्रोविजन जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिस्पेक्ट में स्पीकर और वाइस डेप्यूटी स्पीकर और चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के रिस्पेक्ट में सेम प्रोविजन दिए गए हैं, ठीक है, सिमिलर। नेक्स्ट, वेकेशन, एंड ऑब्वियसली स्टेट टू स्टेट जो है वेरी करेगा डेप्यूटी चेयरमैन का तरीका। क्यों? क्योंकि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को चूज करेंगे। समझ लो, स्पीकर की डेट तो खैर गवर्नर डिसाइड करेंगे, लेकिन जो डेप्यूटी स्पीकर की डेट है वो नॉर्मली स्पीकर ही डिसाइड करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकता है। वो लिबर्टी दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही दी गई है। समझ लो, इंपॉर्टेंट बात यह है, बस एटलीस्ट, है ना, सेंटर के बारे में ध्यान दो, बार बार स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। जो हम यहाँ सेंटर के बारे में पढ़ेंगे इस सेशन में लगभग वही स्टेट लेजिस्लेचर में भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन, ये सेम चीज आपका चलता है, ठीक है, स्पीकर के बारे में भी।
डेप्यूटी चेयरमैन को, या फिर है ना, देखो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को कैसे रिमूव किया जाए, दैट इज बेसिकली योर वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है, सबसे पहले फॉर दैट पर्पस इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो बोले क्या लोकसभा और राज्यसभा के इक्वल राइट है विद रिस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, नो, विद रिस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा के इक्वल राइट्स है, बिल्कुल सही बात है, बट विद रिस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा हैज अपर हैंड। व्हाई, बिकॉज अ रेजोल्यूशन फॉर दैट पर्पस शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा। अगर वो स्टेटमेंट दे दे बिल्कुल सही बात है, रेजोल्यूशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा विद 14 डेज का प्रायर नोटिस, समझ रहे हो, एंड अगर वो राज्यसभा में पास हो जाता है बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, नॉट बाय स्पेशल मेजोरिटी, बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, दैट मीन्स राज्यसभा की उस टाइम की इफेक्टिव स्ट्रेंथ की सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ की मेजोरिटी से अगर वो रेजोल्यूशन पास होता है और लोकसभा सिंपली अगर उसको एग्री करती है बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो वाइस प्रेसिडेंट और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा स्टैंड्स ठीक है, स्टैंड्स रिमूव्ड। ये है चेयरमैन का रिमूवल का प्रोसेस। जो डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल का प्रोसेस है वो भी लगभग सिमिलर है। अगर रिमूव किया जाना है तो भैया जो मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ काउंसिल है, दैट मीन्स अगेन इफेक्टिव मेजोरिटी, उस इफेक्टिव मेजोरिटी से डेप्यूटी चेयरमैन को भी रिमूव किया जा सकता है, लेकिन 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। और उस वक्त इंपॉर्टेंट बात है, जब चेयरमैन दैट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट और डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल हो रहा हो, तब इन दोनों में से है ना, इन दोनों में से कोई भी चेयर नहीं कर सकता है हाउस को। दैट मीन्स जब वाइस प्रेसिडेंट का या फिर चेयरमैन का रिमूवल हो रहा हो तो वाइस प्रेसिडेंट हाउस को चेयर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि है ना, क्योंकि उसका रिमूवल चल रहा है भाई, वो चेयरमैन बनेगा तो कैसे मामला चलेगा। लेकिन वो प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है, वो प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है, अपनी बात रख सकता है, राइट टू हियर उसके पास, राइट टू बी हर्ड उसके पास है वाइस प्रेसिडेंट के पास। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं कर सकता है। व्हाई? बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। वाइस प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट नहीं है। ये क्रिटिसिज्म भी है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का, समझ रहे हो। तो उसके पास वोटिंग राइट नहीं होता है अपने रिमूवल में। बट जब डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल हो रहा हो तो भैया वो प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकता है। वो उस वक्त चेयर नहीं कर सकता है, लेकिन वो वोट जरूर कर सकता है, वोट जरूर उस टाइम कर सकता है, फर्स्ट इंस्टांस में वोट करेगा, लेकिन कास्टिंग वोट उसके पास पावर नहीं है। वाई? बिकॉज वो चेयर ही नहीं कर रहा है। जब डेप्यूटी चेयरमैन का रिमूवल हो रहा है तो वाइस प्रेसिडेंट चेयर कर सकता है। जब वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हो रहा है तो डेप्यूटी चेयरमैन चेयर कर सकता है। जब इनका अपना अपना रिमूवल हो रहा है तो अपने अपने रिमूवल के केस में ये चेयर नहीं कर सकते हैं। जब अपना अपना रिमूवल हो रहा है तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के टाइम वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं कर सकता, बोल सकता है। डेप्यूटी चेयरमैन वोट भी कर सकता है, बोल भी सकता है, चेयर नहीं कर सकता। क्लियर? इतनी सी बात। सेम बात लागू होती है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर में भी, कुछ बाकी चीज नहीं है। सेम बात लागू होती है स्टेट में भी, कुछ जिसमें बाकी नहीं पड़ना है ना। एक बार ये प्रोसेस हो गया तो बस इसके अलावा बाकी सब रिपीटेशन ही होगी। समझ रहे हो बात को? तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात। अब आते हैं आर्टिकल 19 में, ठीक है। 19 में आते हैं, देखो देयर कैन बी, है ना, 91 में देयर कैन बी सर्टेन सर्कमस्टांसेस जब, एक मिनट, ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, इसका एक, ठीक है, इसका एक चेयर होता है, एक डेप्यूटी चेयर होता है, इसका एक स्पीकर होता है, एक डेप्यूटी स्पीकर होता है। जब चेयर प्रेजेंट नहीं है, जब ये एब्सेंट है, तो डेप्यूटी चेयरपर्सन का काम करेगा। जब स्पीकर एब्सेंट है, दो चीजें होती हैं। मैं एब्सेंस के लिए ग्रीन, एक मिनट, मैं एब्सेंस के लिए ग्रीन लगा रहा हूं और मैं वेकेंसी के लिए ये रेड लगा रहा हूं। वेकेंसी मीन्स मर गया मान लो, वेकेंसी मीन्स कि, है ना, कि मान लीजिए, एक मिनट, सेम यहां पे भी चलता है, एब्सेंस
और वैकेंसी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वैकेंसी, एब्सेंस मीन्स कि वो बंदा एग्जिस्ट करता है, वो अभी भी स्पीकर है या वो अभी भी चेयरमैन है, उसे रिमूव नहीं किया गया है, लेकिन वो हाउस में प्रेजेंट नहीं है, हाउस के बाहर है। समझ रहे हो? तो जब एब्सेंस है, इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखना, जब एब्सेंस है चेयरपर्सन की, तो कौन चेयर करेगा? डेप्यूटी चेयर। यहां पे सेम ऐसे है ना, यहां पे सेम देखो, स्पीकर की जब एब्सेंस है तो डेप्यूटी स्पीकर चेयर करेगा। तो एब्सेंस में क्या होगा? चेयरपर्सन। अगर ये नहीं है तो कौन? डेप्यूटी चेयर। अगर ये भी नहीं है तो कौन? अगर ये भी नहीं है तो कौन? तो भैया इंपॉर्टेंट बात ये है ना, चलो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। अगर डेप्यूटी चेयर भी नहीं है तो देयर इज अ पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। नॉर्मली इसमें 10 चेयरपर्सन्स को मतलब ऐसे नॉमिनेट कर रखता है कौन? चेयर। सिमिलर यहां पे भी है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, पैनल ऑफ चेयर्स। नॉर्मली इसमें 10 होते हैं, कौन इनको नॉमिनेट कर रहा है? स्पीकर। जब एब्सेंस है तो ये प्रोसीजर चलता है। और मान लो अगर ये सारे नहीं है, ये सब नहीं है, तो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट फिर डिसाइड करेगा, बोलेगा कि ठीक है, इस पर्टिकुलर सेशन में ये पर्टिकुलर पर्सन को जो है आप चेयर बना दो। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस जो कि चेयर करेगा उसको। सिमिलर यहां पे भी चलेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट आएगा सीन में, प्रेसिडेंट जो है फिर वो डिसाइड करेगा कि हाँ इसको हम बनाएंगे चेयर। नाउ ये जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, 10 पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बात लिखी गई है कि बाय सच मेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतनी बात लिखी गई है, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्टिंग एज डिस्चार्जिंग ऑफ द फंक्शन और प्रेसिडेंट ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस शैल बी परफॉर्म्ड बाय डेप्यूटी चेयरपर्सन और इफ ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरपर्सन इज वैकेंट बाय सच मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एज प्रेसिडेंट में अपॉइंट फॉर दैट पर्पज। एक मिनट, हाँ बाय एब्सेंस, हाँ अच्छा, हमें ये ऊपर अभी वैकेंसी तो हमने पढ़ी नहीं, अभी एब्सेंस का पढ़ रहे थे हम, है ना, मैंने गलत सेक्शन ही पढ़ लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पैनल ऑफ चेयरपर्सन के बारे में बस ये लिखा गया है कि जब मान लो चेयरमैन नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन, जब डेप्यूटी चेयरमैन नहीं है बाय सच पर्सन एज प्रोसीजर ऑफ काउंसिल में डिटरमाइन। तो जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसमें यह बात लिखी गई है कि राज्यसभा में एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन होगा, लोकसभा में एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन होगा। ये रूल्स ऑफ हाउस में लिखा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। कब? जब एब्सेंट हो, जिंदा है लेकिन एब्सेंट है। जब वैकेंसी है, वैकेंसी मीन्स अगर रिजाइन हुआ है, वैकेंसी मीन्स अगर मान लो रिजाइन हुआ है, ठीक है। वैकेंसी मीन्स कि हाँ ठीक है, अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए डेथ हो गई है ना, वैकेंसी मीन्स है ना एनी अदर थिंग, तो उसकी वजह से अगर वैकेंसी हुई है, राइट। अच्छा, यहां मैंने इसके यहां प्रेसिडेंट लिख दिया, सॉरी, एज द हाउस में डिटरमाइन, ठीक है। हाउस फिर इलेक्ट करेगा अपने में से ही कि है ना, यहां एज द हाउस में डिटरमाइन, हाउस इलेक्ट करेगा अपने में से ही इन केस ऑफ एब्सेंस, इन केस ऑफ एब्सेंस हाउस खुद डिटरमाइन करेगा, मतलब वोटिंग करेगा, सिंपल मेजॉरिटी से वोटिंग करेगा कि ठीक है इनमें से कोई भी नहीं है, एब्सेंस के केस में इनमें से कोई भी नहीं है, तो भैया हम अपने में से किसी को इलेक्ट कर देते हैं एक सेशन के लिए, क्योंकि हर एक सेशन में प्रेसिडेंट कैसे एंट्री मारेगा, है ना। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। यहाँ वैकेंसी के केस में अगर मान लो डेथ हो गई है, रिजाइन हो गया है और बाय एनी अदर रीजन वैकेंसी ऑकर हो गई है ना, तो जब चेयरमैन की पोस्ट वैकेंट होगी तो डेप्यूटी चेयरमैन वो काम करेंगे। अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी वैकेंट है तो कौन? तो ये 10 मेंबर ऑफ, है ना, तो ये मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसने इन सारे पैनल्स को, इन 10 मेंबर्स को किसने अपॉइंट किया था, नॉमिनेट किया था? उस चेयरपर्सन ने, जो कि अब है ही नहीं चेयरपर्सन। तो इनका इफेक्ट भी गया, वो पैनल तो गया, क्योंकि ये पैनल अपॉइंट किसने किया था? उस चेयरपर्सन ने, जो कि अब है ही नहीं, वो तो वेकेंट हो गया है सीट। तो उस केस में
उस केस में अगर डेप्यूटी चेयरपर्सन भी आपका प्रेजेंट नहीं है या डेप्यूटी स्पीकर भी अगर ठीक है आपका वेकेंट है, तो उस वैकेंसी के केस में फिर प्रेसिडेंट का रोल आएगा। फिर प्रेसिडेंट टेम्परेरीली किसी को अपॉइंट करेंगे, बोलेंगे कि जब तक तुम्हारा अपना नया चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन नहीं आ जाता है तब तक गुरु ये आपका सेशन जो है लेंगे, ये आपके सेशन को प्रिजाइड ओवर करेंगे। सिंपल टर्म्स में इन अ नटशेल, जब एब्सेंस हो तो क्या प्रोसीजर है? चेयरपर्सन स्पीकर, डेप्यूटी चेयरपर्सन डेप्यूटी स्पीकर, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, या फिर एज अपॉइंटेड बाय हाउस। सिंपल, स्टेट में भी यही लगेगा। लेकिन जब वैकेंसी हो, चेयरपर्सन स्पीकर, डेप्यूटी चेयरपर्सन डेप्यूटी चेयरपर्सन डेप्यूटी स्पीकर, या फिर प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट विल डिसाइड, नॉमिनेट सच एंड सच पर्सन विल चेयर द सेशन और द मीटिंग ऑफ द हाउस। सिंपल, इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है बस, है ना। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन क्या करेगा। शैल नॉट बी एंटाइटल टू वोट ऑन सच, वो सब बातें कि जब किसी का रिमूवल हो रहा हो। ये देखो, वेकेशन ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ रिमूवल, मैंने बताया जब स्पीकर का रिमूवल हो रहा हो तो स्पीकर बोलेगा, क्योंकि वो मेंबर ऑफ हाउस है। स्पीकर राइट टू वोट भी होगा, है ना, लेकिन स्पीकर के पास राइट टू वोट इन केस ऑफ टाई नहीं होगा। वो बस फर्स्ट इंस्टेंस में वोट कर पाएगा उस वक्त जब स्पीकर का रिमूवल हो रहा है। टाई के केस में वो वोट नहीं करेगा। समझ रहे हो, सिंपल बात ये है ना। राइट टू वोट बस, राइट टू वोट बस वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस। सिमिलरली जब डेप्यूटी स्पीकर का रिमूवल चल रहा है तो वो बोलेगा राइट टू वोट एट फर्स्ट इंस्टेंस होगा, बट राइट टू वोट एट टाई नहीं होगा। वो चेयर नहीं करेगा, चेयर ये भी नहीं करेगा। जब अपना अपना केस लड़ रहा हो तो भाई उस टाइम वो चेयर नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर वो आपको स्टेटमेंट दे दे, इंपॉर्टेंट बात यह है अगर वो आपको स्टेटमेंट दे दे कि इफ डेप्यूटी स्पीकर और इफ स्पीकर ceases to exist as the member of the house, जैसे ही वो मान लो अगर उसकी मेंबरशिप सस्पेंड हो जाती है तो गुरु स्पीकर को रिजाइन करना पड़ता है। बट अगर हाउस डिसॉल्व हो जाए, अगर हाउस ऑफ पीपल ही डिसॉल्व हो जाए तो इंपॉर्टेंट बात है स्पीकर के रिस्पेक्ट में स्पीकर को उस वक्त रिजाइन नहीं देना पड़ता है। अगर मान लो प्रीवियस लोकसभा है, प्रीवियस लोकसभा उसका टर्म ओवर हो गया है, नई लोकसभा की अभी फर्स्ट सीटिंग हुई भी नहीं है, तो उस पूरे ड्यूरेशन में स्पीकर रिजाइन नहीं करता है। स्पीकर स्टिल है ना, स्पीकर अभी भी एक स्पीकर के तौर पे बना रहेगा। जिस टाइम पे फ्रेश लोकसभा की, जिस टाइम पे न्यूली इलेक्टेड लोकसभा की पहली मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग होगी, जैसे ही वो मीटिंग स्टार्ट होगी ये अज्यूम कर लिया जाएगा पिछले स्पीकर का देखो भाई साहब टर्म ओवर हो गया है। अगर वो ये बोले कि स्पीकर, इंपॉर्टेंट ये भी, अगर वो बोले कि स्पीकर continues to hold office until the speaker of new Lok Sabha is elected, स्पीकर ऑफ न्यू लोकसभा इज इलेक्टेड, तो वो भी आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यों? स्पीकर कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस अंटिल द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ न्यू लोकसभा, regardless of whether the speaker new speaker is elected in the first session or not। स्पीकर को फर्स्ट सेशन पे, पिछले स्पीकर को फर्स्ट सेशन पे रिजाइन देना पड़ेगा और नॉर्मली यही होता है। इसीलिए तो अभी अगर हम आगे देखेंगे, है ना, प्रोटेम स्पीकर का प्रोविजन, ठीक है, कहाँ गया वो प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ मेंबर्स। चलो इस पे आते हैं अब। आर्टिकल 99 कहता है फिर कि ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मेंबर्स, जो नए एमपी आपके इलेक्ट होंगे उनकी ओथ एंड अफर्मेशन कौन करवाएगा? ओथ एंड अफर्मेशन करवाएगा प्रेसिडेंट
या फिर एनी अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर दैट मैटर। तो नॉर्मली अब देखो, आपके एमपी इतने सारे होते हैं, ठीक है, हाँ, मोर देन अराउंड, है ना, आजकल जो टोटल है 545 समथिंग इतनी जो एमपीज है वो आजकल, ठीक है, काम कर रहे होते हैं। जो पीओके वाला पार्ट है वहाँ से इलेक्टेड नहीं होते हैं इस वजह से। तो मान लीजिए इतने सारे एमपी है, प्रेसिडेंट तो वोट दिलवाते रह गया। तो प्रेसिडेंट किसी एक पर्सन को, एक वेबसाइट है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बड़ी, है ना, बड़ा कोचिंग का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने लिख रखा है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट्स द क्या कहते हैं उसे, स्पीकर प्रो टेम। नो, इट इज़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द स्पीकर प्रो टेम। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नॉर्मली जो सीनियर मोस्ट, और हाँ, स्टेटमेंट वो यहाँ से भी बनाएगा, क्वेश्चन इस बार यहाँ से भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि दिस ईयर इट इज़ नॉट द सीनियर मोस्ट मेंबर, इट इज़ द सेकेंड सीनियर मोस्ट मेंबर। सीनियर मोस्ट मेंबर वॉज ए कांग्रेस एमपी, मैं उनका नाम भूल गया, ही वॉज द सीनियर मोस्ट एज वाइज, और अज्यूम किया जा रहा था कि ही विल बिकम द स्पीकर प्रोटेम, बट नो, हाँ, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड अनदर एमपी मे बी फ्रॉम ओडिशा एज स्पीकर प्रोटेम। समझ रहे हो? तो स्पीकर प्रोटेम वॉज इन न्यूज़। वाई? क्योंकि जो स्पीकर प्रोटेम है इसका प्रोविज़न देखो क्या है, आर्टिकल 99 में कह रहा है कि प्रेसिडेंट ओथ एडमिनिस्टर करेंगे सारे एमपीज का, या फिर कोई अदर पर्सन जो कि प्रेसिडेंट ने उस पर्पज के लिए अपॉइंट किया हो। आजकल क्या चलता है, प्रेसिडेंट एक सीनियर मोस्ट, नॉर्मली सीनियर मोस्ट जो एमपी है इसको खुद ओथ देंगे और फिर इन्हें ऑथराइज करेंगे इस एमपी को कि आप जाओ पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग में हिस्सा लो, है ना, प्रोसीडिंग में हिस्सा लो आप, और वहाँ पे मेरे बिहाफ में बाकी सारे एमपीज का ओथ को आप एडमिनिस्टर करो, बाकी सारे एमपीज का ओथ आप जो है एडमिनिस्टर करो, ठीक है, फर्स्ट सेशन में। तो इसीलिए स्पीकर प्रोटेम बनाया जाता है, एक टेम्परेरी स्पीकर। बट स्पीकर प्रोटेम कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। स्पीकर प्रोटेम इज नॉट मेंशनड इवन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। वो कहाँ मेंशनड है? वो मेंशनड है जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उनके रूल्स बुक में ये मेंशनड है। Ministry of Parliamentary Affairs, there is a legislative wing in the Ministry of Parliamentary Affairs. वो legislative wing, it ranks all the MPs according to their age and according to their experience in terms of कि ये कितनी बार MP बना है, ठीक है, इसके बेसिस पे मतलब एग्रीगेट निकाल करके वो रैंकिंग तैयार करेंगे। तो जो एज वाइज इस बार वो एक कांग्रेस एमपी थे, है ना, फ्रॉम साउथ इंडिया समवेयर, तो वो एज वाइज सबसे सीनियर थे। बावजूद इसके, क्योंकि एक्सपीरियंस वाइज देयर वाज अनदर बीजेपी एमपी, वो ऊपर चढ़ रहे थे, तो बावजूद यंगर होने के ही बिकेम द स्पीकर प्रोटेम दिस ईयर। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ वो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि कैन अ स्पीकर प्रोटेम, या फिर ये भी पूछ सकता है कैन देयर बी ओनली वन स्पीकर प्रोटेम? नो, there have been instances, for example in 2004 सोमनाथ चटर्जी, ये सब चीजें न्यूज में थी। सोमनाथ चटर्जी ही वॉज द सेकेंड स्पीकर प्रोटेम, दूसरा स्पीकर प्रोटेम उनको बनाया गया, और सोमनाथ चटर्जी इनफैक्ट बाद में स्पीकर भी बने, उन्होंने स्पीकर के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया भी। तो अगर वो स्टेटमेंट दे दे कि स्पीकर प्रोटेम कैन नॉट रन फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, नो, ही कैन रन फॉर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। समझ रहे हो? तो ये बात आपको जो है थोड़ा ध्यान में रखनी है, इतनी सी बात है, बाकी कुछ भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए, है ना, इसीलिए आपका जो है स्पीकर प्रो। और अगली बात ये कि ओनली, अगर वो स्टेटमेंट दे दे कि ओनली प्रेसिडेंट कैन एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ एमपी, अगर स्टेटमेंट ऐसे दे दे, नो, ओनली प्रेसिडेंट हैज़ टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ अ मिनिस्टर। हमने देखा है पहले, मिनिस्टर की ओथ सिर्फ प्रेसिडेंट करेंगे, कोई अदर पर्सन नहीं। लेकिन एमपी की ओथ जो है प्रेसिडेंट या सम अदर पर्सन भी कर सकते हैं। ये फैक्ट भी क्यों न्यूज़ में है? एक मैं फिर अगेन पार्टी का नाम नहीं लूँगा, देयर इज़ सम पार्टी, और वेस्ट बंगाल से उनके बड़े सारी एक्ट्रेसेस उनकी इस बार काफ़ी सारी पार्लियामेंट में आई है। नाउ दिस शुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन काइंड ऑफ कंटेम्प्ट टू द पार्लियामेंट, बट दोज पार्लियामेंटेरियंस, उनमें से एक दो जिद पे अड़ गई कि प्रेसिडेंट कहाँ है, मेरे को ओथ प्रेसिडेंट दिलवाए। समझ रहे हो? मतलब वो एमपी एक काइंड ऑफ ऑफेंड होगी कि आई एम एमपी ना, आई एम एमपी, आई एम अ बिग पर्सन, आई एम एमपी,
कैपिटल M कैपिटल P, तो P आई एम MP, तो दे आर फीमेल MPs अगेन। तो वो चढ़ गए कि प्रेसिडेंट कहाँ है, हमें ओथ उन्होंने नहीं दिलवाई, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रेसिडेंट ओथ दिलवाएंगे, ये तो इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये तो मेजॉरिटी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है एक तरीके से, जो यहाँ पे हमें ओथ दिलवा रहे हैं। तो वो एकदम थोड़ा चौड़ा हो गई थी, जिद कर दी थी। तो बढ़िया है, मतलब मीम मटेरियल मिलता रहना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, न्यूज़ में ये सब चीज़ें चलती रहनी चाहिए। तो वो तो अलग बात है, वो हम देख लेंगे बाद में। अभी यहाँ पे चलें आप कि पावर ऑफ, बस ये बातें हैं। अगली बात, रिज़ाइन कौन किसको करेगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एक दूसरे को रिज़ाइन करेंगे, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे एक दूसरे को रिज़ाइन करते हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर भी एक दूसरे को रिज़ाइन करेंगे, है ना। चेयरमैन, लेकिन देखो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किसे रिज़ाइन करेगा, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करेगा। डेप्यूटी चेयरमैन लेकिन चेयरमैन को रिज़ाइन करेगा। समझ लो, ये बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। बाकी वही बात है, एब्सेंस वगैरह सेम बातें हैं जो कि उसमें लिखी गई है, ठीक है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर टू नॉट, वो बात है ना, जब रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल है उनके अपने बारे में, तो वो उसको हाउस को प्रिजाइड नहीं करेंगे, है ना, लेकिन वो हाउस में बोलेंगे ज़रूर, हाउस में बोलेंगे ज़रूर, उनके पास वोटिंग की पावर होगी, लेकिन वो कास्टिंग वोट नहीं डाल सकते, फर्स्ट इंस्टांस में ही वोट डालेंगे। दैट मीन्स अगर मान लो टाई हो गया और स्पीकर के खिलाफ रेजोल्यूशन चला है, तो टाई के केस में स्पीकर अपना कास्टिंग वोट नहीं डालेगा, वो फर्स्ट इंस्टांस वाला ही वोट डालेगा। टाई के केस में उनकी पावर नहीं होगी उधर। समझ रहे हो, ये बात थोड़ा ध्यान में रखनी है। अगली बात, सैलरी और अलाउंसेज क्या होंगे चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के, और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और जब तक पार्लियामेंट ने उसके लिए लॉ नहीं बनाया तो सेकंड शेड्यूल डिसाइड करेगा। पार्लियामेंट हैज़ इनफैक्ट मेड अ लॉ विद रिस्पेक्ट टू दिस। लॉ इज कि द ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट, है ना, ऑफिस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट 1954, है ना। तो ये एक्ट अलग से बनाया हुआ है पार्लियामेंट ने, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑफिसर्स ऑफ स्पीकर्स ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954। इस एक्ट में ये लिखा है कि चेयरमैन को तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी, और जो डेप्यूटी चेयरमैन है, स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, देयर इज सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 इन दिस एक्ट, वो कहता है कि जो डेप्यूटी स्पीकर है, डेप्यूटी चेयरमैन है, स्पीकर है, इनको कैसी सैलरी मिलेगी, वो सैलरी जो एमपीज को मिलेगी प्लस अदर अलाउंसेस, ये लिखा है। समझ रहे हो, सिंपल बात है, बाकी और कुछ नहीं है। जो चेयरमैन है, ऑब्वियसली क्योंकि चेयरमैन इज वाइस प्रेसिडेंट, तो उसको वाइस प्रेसिडेंट वाली सैलरी मिलेगी। तो जो डेप्यूटी चेयरमैन है, जो स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, और सेम है स्टेट लेजिस्लेचर में भी, तो उनको कौन सी सैलरी मिलेगी, ठीक है। हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए स्टेट लेजिस्लेचर अपने लॉ अलग से बनाएगा, तो उनको कौन सी सैलरी मिलेगी, वो सैलरी जो एमपी को मिलती है प्लस अदर अलाउंसेस जो कि इस एक्ट में डिसाइड किए गए हैं। एक्ट क्या है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात। अगला, सेक्रेटेरिएट भी होगा पार्लियामेंट का, और उसका सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ होगा। सेक्रेटेरियल स्टाफ कौन रेगुलेट करेगा, स्टाफ की वैकेंसी को फुलफिल करना वगैरह, उस पूरे प्रोसेस को, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रेगुलेट करेगा पार्लियामेंट। और जब तक पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ नहीं बनाया, तब तक प्रेसिडेंट उसके लिए रेगुलेशंस तैयार कर सकता है आफ्टर कंडक्टिंग डिस्कशंस विद स्पीकर और द चेयरमैन। तब तक कौन रेगुलेशंस बनाएगा उसके लिए, प्रेसिडेंट। सिंपल बात। दैट मीन्स पार्लियामेंट हैज इंडिपेंडेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओन स्टाफ। समझ रहे हो, तो अगर बोले कि प्रेसिडेंट रिक्रूट्स द स्टाफ, नो, पार्लियामेंट इटसेल्फ रिक्रूट्स द स्टाफ। क्लियर, तो ये बात ध्यान में रखनी है। बाकी वही बात, ओथ एंड एफर्मेशन। अगली बात, एक और बात कि देयर इज अनदर प्रोविजन कि अगर आपने ओथ नहीं लिया, आर्टिकल 104, आई थिंक, 1 सेकेंड, आर्टिकल 104, हाँ, अगर आपने ओथ नहीं लिया है, किसी भी एमपी ने, एमएलए ने भी, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में एमएलए ने, अगर आपने ओथ नहीं लिया है, ओथ लिए बिना अगर आप हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हो, है ना, उसकी एमपी वाली दीर्घा में बैठते हो, एमएलए वाली दीर्घा में बैठते हो, इंपॉर्टेंट बात है ना, आपको पता था, या फिर आपको पता था कि यू आर नॉट क्वालिफाइड टू सिट देयर, या फिर आपको पता था कि यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टिल यू सेट देयर, स्टिल यू पार्टिसिपेटेड, तो आप पे पेनल्टी लगेगी। कितनी? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 500 रुपया हर दिन।
तो कल से घुस जाना पार्लियामेंट में, 500 रुपये दे देना एक दिन के, MP वाला फैसिलिटी वहाँ पे एंजॉय आप कर सकते हैं। सिंपल बात। और सेम आपका स्टेट लेजिस्लेचर पे भी लागू होता है। बार बार मुझे, एक मिनट, ये फिर वही हो गया, बार बार मुझे स्टेट लेजिस्लेचर में जाने के लिए आप मजबूर मत कीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ है ना, स्टेट लेजिस्लेचर में भी सेम चीज़ लगती है। बस जो मनी बिल वाला प्रोसीजर है स्टेट लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में, और जो अदर बिल वाला प्रोसीजर वो डिफर करता है, उसको हम अलग से देखेंगे, ठीक है। हाँ, वो जब हम उस पार्ट में पहुँचेंगे तो हम स्टेट लेजिस्लेचर पे सेपरेट फोकस करेंगे। अभी के लिए सेम प्रोसीजर स्टेट लेजिस्लेचर में भी चल रहा है। वोटिंग इन द हाउसेज एंड पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसी, इंपॉर्टेंट बात है कि वोटिंग जो हाउस में होगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी क्वेश्चन होंगे किसी भी हाउस में, दैट मीन्स कि क्या मैटर हमने टेकअप करना है क्या नहीं। तो आपने देखा होगा स्पीकर पहले पूछता है कि दिस इज द मैटर पेंडिंग बिफोर द हाउस, shall we take it for the consideration, those in favor may say aye, those not in favor may say no, I think ayes have it, the motion is adopted। दैट मीन्स अभी मोशन रन किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो मोशन अगर आपको रन भी करना है, कोई चीज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन उठाना भी है, तो उसके लिए वोटिंग होती है नॉर्मली, मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से वोटिंग होगी। दूसरी बात, अगर वोटिंग मान लो 50-50 हो जाए, तो कास्टिंग वोट डालेगा स्पीकर या फिर जो भी चेयर कर रहा हो। फर्स्ट इंस्टेंस में वो वोट नहीं डालेगा, बस कास्टिंग वोट डालेगा, समझ लो, नॉर्मल प्रोसीडिंग्स में। लेकिन मान लो अगर स्पीकर के रेजोल्यूशन, रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा हो, तो स्पीकर फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करेगा, क्योंकि ही इज एक्टिंग लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी मेंबर नाउ, ही इज नॉट एक्टिंग एज द चेयरपर्सन, और है ना, ही इज नॉट चेयरिंग द हाउस। लेकिन कास्टिंग वोट उस केस में उसके पास नहीं होगा। सेम goes for deputy speaker, same goes for deputy chairman, right? इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात, हाँ, लेकिन जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो किसी भी हाल में बेचारे वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट वोट, नाइदर कास्टिंग वोट नॉर्मली वो दे सकते हैं अपना कास्टिंग वोट, बट जब रिमूवल का केस हो तब भाई वो वोट ही नहीं कर सकते, फर्स्ट इंस्टेंस वाला भी। वाई? बिकॉज प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस। अगली बात, कॉन्स्टिट्यूशन कोरम के बारे में क्या कहता है? कोरम के बारे में कहता है कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होगी कि वो लॉ एनेक्ट करके ये डिसाइड करे कि मिनिमम कोरम क्या होगा। कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, मिनिमम नंबर ऑफ एमपीज विच आर रिक्वायर्ड टू रन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। कि मान लो 500 लोग हैं तो 50 मिनिमम होने चाहिए टू रन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, समझ लो। तो ये हुआ कोरम। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोरम के बारे में कहता है कि हाउस ऑफ, जो आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बना सकता है कि ये हमारा कोरम होगा, इतना % कोरम होगा। और जब तक पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ नहीं बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन, देखो सवाल वो ऐसे बनाएगा, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द कोरम ऑफ द हाउसेस शैल बी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। यस, यहाँ वो कंफ्यूज हो जाएंगे वो लोग जिन्होंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है या फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दिया गया है। ये कुछ बातें हैं जो आपने एक्सप्लिसिटली ध्यान में रखनी है कि हाँ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ये फंडा है। और ये स्पीकर, वाइस स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन वाला, ये वाला फंडा तो ध्यान में रखना ही है। इस साल इससे सवाल वो बना सकता है, 2 बार वैकेंसी आ गई है ना, वैकेंट ही रही है आपकी, हाँ, डेप्यूटी स्पीकर की, इसलिए वो सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला, इफ़ एनी टाइम ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द हाउस देयर इज़ नो कोरम, अगर कोई कोरम नहीं रहा तो चेयरमैन या स्पीकर क्या करेंगे, वो सस्पेंड कर देंगे मीटिंग को तब तक जब तक कोरम फुल ना हुआ, या फिर एडजॉर्न कर देंगे हाउस को। एडजॉर्नमेंट मीन्स एक मीटिंग को ख़त्म कर देना, सेशन को ख़त्म कर देना मीन्स प्रोरोगेशन, वो कौन कर सकता है? सिर्फ प्रेसिडेंट। एडजॉर्नमेंट मीन्स एक मीटिंग को ओवर कर देना। इसी के साथ आज की मीटिंग ओवर करते हैं। कल ये पूरा सेशन है ना हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, है ना, ज़्यादा नहीं बचे हैं, 17-18 आर्टिकल बचे हैं पार्लियामेंट के। और कल के सेशन में हो सकता है कल एक एडिशनल सेशन भी लेना पड़े। कल पार्लियामेंट अपना ओवर, स्टेट लेजिस्लेचर भी अपना ओवर, समझ गए।
और उसके बाद कुछ नहीं बचता है ना। कई लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि जल्दी 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 कंप्लीट कीजिए प्लीज़। मैंने बोला है आपको इस मंथ के एंड में, मैंने शुरू में ही बोला हुआ है कि इस मंथ के एंड में ही ये कंप्लीट हो पाएगा। 1-2 दिन ज़्यादा लग जाए वो अलग बात है। तो बचता ही क्या है अपने पास अब, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो दोनों 1.5 सेशन में है ना, 1.5 घंटे में हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जैसे हम कवर कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं है कि 4 घंटे लगा रहे हैं एक चैप्टर में ना, दोनों का सिमिलर प्रोविजन होते हैं, तो वो 1.5 घंटे में आपका हो जाएगा। फिर क्या बचता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 3-4 सेशन मान लो इसमें भी लगा ले, 3 ज़्यादा से ज़्यादा 3 लगा लो। फिर क्या बचता है, मिसलेनियस कुछ बचता है, जैसे 5th और 6th शेड्यूल को हम अच्छे से देखेंगे। जो तो ये इंस्टीट्यूशन है भाई वो उतना है ना, हाँ, मैं आपको सही में बताऊं, इंस्टीट्यूशन भी क्या, कैग हमने है ना, कैग पढ़ लेंगे, वो बचा हुआ है पढ़ना, वो तो 10 मिनट का काम है। बाकी हमने डिलिमिटेशन कमीशन सब पढ़ लिया, बाकी हमने एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल वो प्रोविज़न सब पढ़ लिए। स्पेशल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के प्रोविज़न हमने उस वक्त माइनॉरिटी वाले उसमें देख लिए 350B। और क्या बच गया, SC/ST के रिगार्डिंग जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है, NC/ST, NC/SC, NC/ST एक्सेट्रा, और जो OBC के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है 338B, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सब चीज़ें मिक्सअप चल रही है। सो कितना बचता है, मैक्स टू मैक्स 8 से 9 सेशन बचते हैं, है ना, 7-8 सेशन बचते हैं। तो नेक्स्ट 8-9 सेशंस में ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी, राइट। मेजॉरिटी पार्ट जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो इतने से ही बनेंगे। कल का सेशन ऐड कर लो और इतने जो अभी तक हम कवर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को साथ में देख लेना, इतने सेशंस 10 बार देख लेना भाई। 15 में से 11 क्वेश्चन इधर से ही बनेंगे, बाकी कहीं से नहीं आता है, स्टैटिक इधर से ही आता है। पॉलिटी में कोई करंट अफेयर नहीं होता है, यही है लॉ। क्लियर, थैंक यू सो मच। और अगर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, देखो ये सारी वीडियोस आपको एक फ्री कोर्स में भी मिलेगी। वो फ्री कोर्स आपको civilspot.in पे जा करके, है ना, ये मेरा ही प्लेटफॉर्म है, वहाँ जा करके आप ले सकते हैं। अगर आपको PYQ रिसर्च प्रोग्राम ज्वाइन करना है, ये तो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, सबको करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें, ठीक है, वो भी civilspot.in पे अवेलेबल है। और कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए, मैं जो पूछता हूँ प्लीज़ उसका जवाब देते रहिए, अपने कॉमेंट, अपने रिव्यू, अपने फीडबैक देते रहिए। ये मुझे भी मोटिवेट करता है, अदरवाइज मेरा मन नहीं करता है ऑनेस्टली मैं बताऊं। क्योंकि देखो सिंपल बात है, मैं व्यूज़ के लिए तो वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन वाले सेशंस में तो एटलीस्ट पॉलिटी थ्रू, इससे बढ़िया तो मैं PYQ कर लूँ भाई, क्लिक बेटर बनेगा। PYQ बनता है हर बार, है ना, 3-4 हज़ार उसमें व्यूज़ आते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स भी उसमें बढ़ते हैं, तो ज़्यादा टाइम मैं उसमें क्यों ना लगाऊँ, है ना। हाँ, अगर मैं टाइम लगा रहा हूँ तो आप ये बात एज्यूम कर लीजिए कि ये एक, है ना, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे सेशंस तैयार किए जाएं भाई आदमी पढ़े तो मज़ा भी आए। लेकिन फिर आप जब इंटरेक्ट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है नो, इट इज़ नॉट वर्दी इनफ। सो प्लीज़ कीप इंटरेक्टिंग, कीप गिविंग योर फीडबैक एज वेल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।